हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीके की। तो आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश जीके के हैं, जो कि यूपी स्पेशल में आज अच्छे से रिवीजन भी करेंगे आज हम लोग मिलके, और उसको हर एक प्रश्न को अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। ये जो प्रश्न है दोस्तों, वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, या फिर उत्तर प्रदेश का, या फिर यूपी पुलिस हो, या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सब में यूपी स्पेशल तो आता ही आता है। तो ये जो आज की जो क्लास है वो सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे लेना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक में चलने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पे। तो प्रश्न नंबर दोस्तों पहला हमारा क्या कह रहा है कि राज्य में संतरे की पैदावार का प्रमुख जिला कौन सा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो संतरा होता है वो उसके जो संतरा जो पैदा होता है, पैदावार जो होता है संतरे का, वो कौन सा प्रमुख जिला है। तो वो दोस्तों क्या लखनऊ है, या उन्नाव है, या सहारनपुर है, या प्रयागराज है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ है, ये लखनऊ हमारा फेमस है किसके लिए, मलिहाबादी आम के लिए। किसके लिए? तो लखनऊ हमारा फेमस है मलिहाबादी आम के लिए, और दशहरी आम के लिए, मलिहाबादी आम के लिए ये हमारा लखनऊ फेमस है। ठीक है। और हम अगर बात करें अमरूद की, तो अमरूद का जो उत्पादन हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। यानी कि पहले ये इलाहाबाद हुआ करता था, अब ये प्रयागराज है। तो प्रयागराज में अमरूद की खेती के लिए वो कहाँ, पूरे भारत में जाना जाता है, मतलब पूरे भारत में एकदम फेमस है। सबसे ज़्यादा अमरूद की खेती कहाँ होती है? प्रयागराज में। ठीक है। और इलाहाबाद में अगर हम बात करें अमरूद की, तो सफ़ेदा होता है जो सरदार है ना, ललित खुरसा का निर्यात भी किया जाता है इसमें, याद रखिएगा। अब बात करते हैं संतरे की। तो संतरे की पैदावार का प्रमुख जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों सहारनपुर। ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि संतरा की जो पैदावार होती है वो सहारनपुर के कुछ आसपास क्षेत्र में होता है। और ये जो दोस्तों संतरे की पैदावार हम ये भी बता दें आपको कि बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में भी इसका पैदावार किया जाता है संतरे का। ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अब तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है कि प्रदेश में तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस चावल की किस्म का नाम है काला नमक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। टप्पा शैली का विकास दोस्तों किसने किया है? तो उनका नाम है खुशी महाराज। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? उनका नाम है खुशी महाराज। चलते अगले में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई। दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू कब हुई? तो वो दोस्तों हुई थी हमारी वर्ष 1992 ईस्वी में। वर्ष 1992 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना दोस्तों वो लागू हुई थी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसान भाई योजना होता क्या है एक्चुअली। तो दोस्तों किसान भाई योजना जो होता है वो क्या होता है कि किसानों की जो जोत होती है, किसानों की उसमें होता क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये होता है कि किसानों को उनकी जोत के आधार पर अनेक प्रकार के सरकारी सहायता प्रदान किए जाते हैं, उनकी उसमें मदद की जाती है। ठीक है ना। और किसान भाई में किसानों की जो भूमि होती है उसका रिकॉर्ड भी रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें होता है दोस्तों। तो ये वर्ष 1992 में ये योजना जो है वो लागू हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी पर बांध कौन सा बनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेतवा नदी पर बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है हमारा राजघाट जो बांध है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? तो ये ललितपुर पर है। ठीक है ना। किस जिले में है? तो एक सेकंड, वो ललितपुर जिले में है। किस जिले में? ललितपुर जिले में। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में है। कौन सी झील? फुल्लर। तो फुल्लर झील हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में हमारे स्थित है पीलीभीत में। कहाँ पर? पीलीभीत में। ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पीलीभीत में फुल्लर झील है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था?
तो उसका दोस्तों सही उत्तर है हमारा गंगा नदी। उसका सही उत्तर हमारा दोस्तों क्या है, तो वो है गंगा नदी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं गंगा नदी की कुछ विशेष बातें को याद कर लूँ, कुछ विशेष बातों को याद कर लूँ, तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी है, तो वो है हमारी 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर दोस्तों हमारी गंगा की लंबाई है। ठीक है, और ये अलकनंदा और भागीरथी से जब मिलती हैं, कहाँ पर, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी से मिलती हैं, तब ये आगे क्या कहलाती है, तब ये आगे जब ये मिल जाती हैं, मिलने के बाद ये कहलाती है गंगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मैं ये बता दूं कि ये गंगा नदी है वो प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो वो है 28। ठीक है, तो ये जो गंगा नदी है प्रदेश के 28 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ये हमारे गंगा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, मतलब यूरेनियम का उत्पादन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो होता है ललितपुर में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले की। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ये कहता है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। ठीक है, क्या वो लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, पीलीभीत है या चित्रकूट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सर्वाधिक वनाच्छादित जो है वो कौन सा है, वो है सोनभद्र। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात कर दूं सोनभद्र जो है इसमें कि वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो वो कितने पाए जाते हैं, कितने वर्ग किलोमीटर तक इसका जो हमारा क्षेत्र है वो हमारा है, तो वो है 2540.29। ठीक है, 2540.29। ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर में हमारे वन इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यहीं पे कि ये तो हो गया सबसे ज़्यादा वाला। ठीक है, अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो वो कहाँ पे है, अगर सबसे कम की बात करूं तो वो है हमारा चित्रकूट। ठीक है, तो ये हमारा है सबसे कम और ये हमारा है सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है हमारा उन्नाव में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो है उन्नाव में स्थित है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 2 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 2 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये जो नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा दोस्तों है ये पक्षी विहार जो काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगर कि गोंडा में कौन सा पक्षी विहार है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोंडा में है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। कौन सा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार हमारा गोंडा में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहीं पे अगर बात करूं रायबरेली में, तो रायबरेली में कौन सा पक्षी विहार है, तो इसमें दोस्तों है समसपुर पक्षी विहार। कौन सा दोस्तों, इसमें समसपुर, कौन सा, समसपुर। ठीक है ना, समसपुर इसमें पक्षी विहार दोस्तों रायबरेली में हमारा स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ पक्षी विहार थे। अब दोस्तों यहीं पे अगर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। विस्तृत मतलब बड़ा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो वो दोस्तों पक्षी विहार है हमारा लाख बहासी। कौन सा, लाख बहोसी। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार जो है हमारा वो सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यह कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कन्नौज में। कहाँ पर स्थित है, ये कन्नौज में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग कि प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो हमारा है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना, 80 वर्ग किलोमीटर में ये पक्षी विहार जो फैला हुआ है। अब दोस्तों यहीं पे अगर बात करें सबसे बड़ा तो हमने जान लिया, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार फैला हुआ है, तो वो है पटना पक्षी विहार। कौन सा, पटना पक्षी विहार। ठीक है ना, पटना पक्षी विहार जो है वो सबसे छोटे क्षेत्र में फैला हुआ। ये स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित है दोस्तों एटा में। कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है एटा में, और ये 1 वर्ग किलोमीटर में ये पक्षी विहार हमारा फैला हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार की। तो जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये उन्नाव में है, हमने जाना पीछे। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 2 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों सांडी की। सांडी पक्षी विहार दोस्तों कहाँ पर है, तो सांडी पक्षी विहार दोस्तों हमारा है हरदोई में। कहाँ पर है, तो सांडी पक्षी विहार हमारा है हरदोई में। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो सांडी पक्षी विहार ये 3 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जाना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड
हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कौन सा ऐसा जनपद है? तो वो दोस्तों जनपद है हमारा मेरठ। मेरठ जो है वो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मतलब उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो होती है दोस्तों गोरखपुर में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि गोरखपुर जो हमारा प्रदेश वो है क्षेत्र है, उसमें वर्षा ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जनपद की सीमा 4 राज्यों में स्पर्श करती है? यानी कि जो इनमें से कौन सा ऐसा जनपद है जो कि इनकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो हमारा कौन सा जनपद है? तो वो हमारा जनपद है सोनभद्र। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ में स्पर्श करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न जिलों में से कौन सा क्षेत्रफल में कौन सा सबसे छोटा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन है? तो वो है हमारा हापुड़। ठीक है, हापुड़ जो है वो सोनभद्र में सबसे छोटा है। ये समथिंग आई थिंक 690 कुछ है, हमारा 690 हमारा स्क्वायर वर्ग में कुछ फैला हुआ है। अब ये हमें कंफर्म नहीं पता है दोस्तों, आप लोग कंफर्म करके कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा ये वाला जो है 690 ही है ये फिर और कुछ है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों बात करें सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर हमारा जो क्षेत्रफल वाला वो है तो वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में से कौन सा स्थान है? तो वो दोस्तों स्थान है हमारा कौन सा है? तो वो स्थान हमारा चतुर्थ यानी कि चौथा स्थान है। यहीं पर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहला अगर बात करूं तो वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, आप सबको पता होगा कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और जो उत्तर प्रदेश है वो किस नंबर पे आता है? तो वो आता है हमारा चौथे स्थान पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश से कौन सी सीमाएं किस देश की मिलती हैं? क्या वो चीन है, नेपाल है, भूटान है या बांग्लादेश है? तो बांग्लादेश का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। चीन दोस्तों हमारा नहीं मिलता है, भूटान भी नहीं मिलता है, तो कौन मिलता है? हमारा नेपाल। ठीक है, नेपाल की जो सीमाएं हैं दोस्तों वो हमारी उत्तर प्रदेश से लगती हुई मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये कहता है कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो दोस्तों वो क्षेत्र हमारा कौन सा है? वो हमारा कौन सा क्षेत्र है? तो वो हमारा क्षेत्र है महोबा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हमारा महत्वपूर्ण ठीक एरिया है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? तो वो की गई थी पंतनगर में। ठीक है ना, कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों पंतनगर में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? देखिए उत्तर प्रदेश में तो फसलें सारी होती हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख फसल कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो मेन फसल है यानी कि प्रमुख फसल है वो हमारा है गेहूँ। ठीक है ना, गेहूँ जो है वो प्रमुख फसल है। बात करते हैं गन्ना, तो गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा स्थान रखता है, धान उत्पादन में भी, मक्का उत्पादन में भी। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं प्रमुख फसल की बात करूँ तो वो हमारा हो जाएगा गेहूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो संबंधित हैं, यानी कि यहाँ पे बीच में गैप में यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे हो जाएगा भीमसेन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? भीमसेन। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे भीमसेन, यानी कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन? भीमसेन। जो किससे संबंधित हैं? तो जो भीमसेन जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं वो किससे संबंधित हैं दोस्तों? तो वो संबंधित है हमारे किराना घराने से। किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराने से वो संबंधित है भीमसेन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु में विभाजित किया गया है? यानी कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु में बांटा गया है? तो दोस्तों वो है 9 जलवायु में। ठीक है, कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वो है 9 में। अब दोस्तों बात करते हैं यहीं पे अगले प्रश्न की। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन सा? इसमें उत्तर प्रदेश का इनमें से लोक नृत्य जो है वो मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? क्या वो छोबिया है, राई है, सौरा है, क्या ये तीनों है?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही बात है, ये छोबिया भी है, राई भी है, सौरा भी है। तो ये तीनों जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य जो है लोक नृत्य हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मिर्जापुर फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर प्रसिद्ध है दोस्तों कजरी के मेले के लिए। ठीक है ना, तो कजरी के मेले के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। बात करते हैं यहाँ पे चरकुला नृत्य की। तो चरकुला नृत्य जो है वो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि चरकुला नृत्य में क्या होता है कि 108 दीपक, कितने दीपक? 108 दीपक का एक चरकुला यानी कि पिंजरा महिलाओं के सिर पर रखा जाता है। ठीक है ना, 108 दीपक का एक चरकुला होता है ना। चरकुला मतलब कि एक उसको हम कह सकते हैं कि पिंजरा। ठीक है ना, पिंजरा जो होता है वो महिलाओं के क्या होता है सर पर रखा जाता है और रख कर इसमें क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, यानी कि डांस किया जाता है। तो ये हमारा चरकुला नृत्य के लिए। ठीक है ना, बात करते हैं मिर्जापुर की। तो मिर्जापुर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा कजरी के लिए। ठीक है ना, तो कजरी के लिए मिर्जापुर एकदम फेमस है हमारा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ की है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ की है, तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ की है, तो वो है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है हमारा कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। ठीक है ना, प्रतापगढ़ में आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो वो हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं वो कौन सा संबंधित है, वो है कथक। तो ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहीं पे अगले प्रश्न की। प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी कुंड परियोजना? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना दोस्तों स्थित है किस नदी पर? यमुना नदी पर। तो ये बात याद रखिए कि हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरकार के बराबर सहयोग करती है। ठीक है ना, बराबर सहयोग करती है। संयुक्त परियोजना जो बनाई गई है, जो संयुक्त परियोजना है जो कहाँ बनाई जा रही है, तो वो बनाई जा रही है दोस्तों किस नदी पर? तो वो बनाई जा रही है दोस्तों हमारी बेतवा नदी पर। किस नदी पर? तो वो बनाई जा रही है बेतवा नदी पर। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहीं पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ पर वो स्थित है? तो दोस्तों मैं बात करूँ वो स्थित है आगरा में। कहाँ पर स्थित है वो? आगरा में स्थित है दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहीं पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट परियोजना, कौन सी राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है किस नदी पर? हम ये प्रश्न 3 बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो वो किस नदी पर क्या नाम है हमारा स्थापित किया गया ये परियोजना? तो वो दोस्तों कौन सी नदी है? वो है हमारी बेतवा नदी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो वो दोस्तों बांध स्थित है हमारा बेतवा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? वो बेतवा नदी पर स्थित है, माता टीला यानी कि ललितपुर में। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? यानी कि प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादक केंद्र है? तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है हमारी गंगा। कौन सी गंगा? ऊपरी गंगा। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो वो कौन सी है? ऊपरी गंगा। अब दोस्तों यहीं पे बात करें अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो कौन सा पक्षी विहार दोस्तों? बखीरा। तो दोस्तों बखीरा पक्षी विहार जो है वो हमारा स्थित है कहाँ पर? संत कबीर नगर में। ठीक है ना, बखीरा पक्षी विहार हमारा संत कबीर नगर में स्थित है। यहीं पे अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों हमारा कहता है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी, कौन सा? बब्बर शेर सफारी। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों कहाँ पर? इटावा में। इटावा में जो बब्बर शेर सफारी है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहीं पे अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, कौन सा परियोजना? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना
का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो उसका वो शुभारंभ दोस्तों कब हुआ था, तो वो हुआ था सन 2001 में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि सन 2001 में द ग्रीन परियोजना, द ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों वो पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। कौन से, सिंगरौली क्षेत्र, यानी कि सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र के। ठीक है, अब यहीं पे दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से इन चारों में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों वो है, देखिए, चूना पत्थर बिल्कुल पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है और जिप्सम भी पाया जाता है। लेकिन अगर अभ्रक जो है वो अभ्रक हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा अभ्रक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहीं पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ी है। यानी कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राजमार्ग है, तो वो है दोस्तों भोपाल। ठीक है, तो कौन सा है वो, भोपाल। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो दोस्तों किया जा रहा है कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है ना, कहाँ पर किया जा रहा है वो, गौतम बुद्ध नगर में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सन 2011 में के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या है। यानी कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का अनुपात दोस्तों क्या था, तो वो था हमारा 912 अनुपात 1000। यानी कि 1000 पुरुषों में से 912 महिलाएं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहीं पे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद दोस्तों कौन सा है, तो वो है हमारा प्रयागराज। यानी कि इलाहाबाद इसी को कहते हैं, इसी को प्रयागराज अब नया नाम है इसका। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी, कौन सा, फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों रघुपति सराय। कौन सी, रघुपति सराय जो है, सहाय जो है, रघुपति सहाय जो है वो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है उर्दू शायरी के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। मतलब कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं उनको फांसी दी गई थी। क्या वो गोंडा है, अयोध्या है, गोरखपुर है या वाराणसी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंडित जो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं उनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। किस जेल में, गोरखपुर जेल में उनको फांसी दी गई थी। तो ये जो नाम है बहुत ही, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को जितने भी प्रश्न थे एनालाइज करने की पूरी मैंने कोशिश की है। और दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न दोस्तों पाने के लिए तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो आपको अच्छी तरीके से उसको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।